एक मित्र ने पूछा है कि सामुद्रिक शास्त्र क्या है। इस विज्ञान के द्वारा हम अपने भविष्य को देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये विज्ञान हमारे ऊपर कैसे काम करता है। निश्चित ही मनुष्य जब से पृथ्वी पर है वह अपने भविष्य के प्रति सचेत है, जागरूक है। जो अपने भविष्य के प्रति सचेत और जागरूक नहीं है तो उसमें तो लगता है बुद्धि ही नहीं हो, क्योंकि किसी को भी थोड़ा सा भी बुद्धि होगा तो अपना भविष्य को एक प्रोग्राम देगा, एक निश्चित दिशा देगा, एक निश्चित आयाम देगा। उसका जीवन सिर्फ वर्तमान में ही नहीं होगा, उसका जीवन भविष्य उन्मुख भी होगा। और भविष्य का जन्म होगा तो वर्तमान के गर्भ से। हम वर्तमान में जैसे हैं इसी गर्भ से हमारा भविष्य का जन्म होगा। भविष्य फोल्ड है और इसे अनफोल्ड करने के मनुष्य बहुत सारे प्रयास किया है। विज्ञान भी इस पर गहन खोज कर रहा है। अभी तक भविष्य को जानने के विज्ञान के पास कोई आयाम विकसित नहीं हुआ है, कोई ऐसा विज्ञान विकसित नहीं हुआ है जिसके द्वारा विज्ञान भविष्य को जान सकता है कि भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र का ये शाखा जो है, सामुद्रिक शास्त्र, ये मनुष्य के लक्षणों को आधार पर यह जानने के प्रयास करता है कि भविष्य जो अभी की गर्भ में है वह कैसा होगा। ये जो सामुद्रिक शास्त्र है ये मनुष्य के लक्षणों के आधार पर जो है सो वर्गीकृत करता है कि ये मनुष्य के जो संभावना है आगे कैसा होगा। ये मूढ़ होगा कि बुद्धिमान होगा, यह अच्छा होगा कि बुरा होगा, सकारात्मक चित्त वाला होगा व्यक्ति कि नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति होगा, सृजनात्मक होगा कि विध्वंसात्मक होगा। ज्योतिष बहुत सारे आयामों से मनुष्य के भविष्य को खोजने के प्रयास करता है। विज्ञान पास्ट ओरिएंटेड है। कॉज ऑफ इफेक्ट की जो विज्ञान की जो देशना है उसमें विज्ञान यही कह रहा है कि जो इफेक्ट जो ये आया है, परिणाम जो ये आया है, इसके पीछे ये कारण होगा और उस परिणाम के पीछे वो कारण को जानना चाहता है। और एक बार कारण को ठीक से अगर समझ लिया तो परिणाम को सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर एक बार ये समझ में आ जाए कि पानी 100 डिग्री पर वाष्पीभूत हो जाता है, चाहे पृथ्वी पर हो या चांद पर हो या मंगल में हो, किसी ग्रह नक्षत्र पर जाएं, पानी को 100 डिग्री पर जब हम गर्म करेंगे पानी को वाष्पीभूत होना ही पड़ेगा। पानी वाष्पीभूत होने के लिए मजबूर सा हो जाएगा। तो विज्ञान जो है पास्ट ओरिएंटेड है, वो परिणाम से पीछे कॉज की ओर जाता है और उसके गुणों को अध्ययन किया जाता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी, सामुद्रिक शास्त्र ये पास्ट उन्मुख नहीं है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। ये परिणाम आया, इसके पीछे ये कारण है, तो कारण को बदला जा सकता है, कारण को चेंज भी किया जा सकता है और भविष्य को पूर्व नियोजित किया जा सकता है। इन कारणों के द्वारा भविष्य ऐसा है, ये कारण को बदला जा सकता है और इसे पूर्व नियोजित किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। सामान्य मनुष्य तो अपने वर्तमान जीवन को भी नहीं देख पाता है, उसके बारे में उसकी गहन उतनी सोच नहीं है। भविष्य कैसा होगा, आगे का जन्म कैसा होगा, आगे हमारा गति क्या होगा, जन्म के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, इसको सोचने के लिए तो बहुत दूर दृष्टि चाहिए। क्योंकि समानता हम इसी जीवन को ठीक से व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, हमारी सोच इतनी ऊंचाई तक नहीं जाता है कि ये जीवन जो है हमारे ये पूर्व नियोजित हो। लेकिन हम आगे जो हमारा जन्म होगा, मृत्यु के बाद जो हमारा जीवन होगा, इसको कैसे चैनलाइज किया जाए, इसको कैसे और सुंदर बनाया जाए, कैसे आनंदप्रद बनाया जाए ताकि जीवन में दुख, संताप, पीड़ा न हो। मनुष्य कहीं भी हो, पूरब हो या पश्चिम हो,
जहाँ भी हो जीवन, जीवन में सभी जीव अपने लिए सुख खोजने के प्रयास करते हैं, आनंद खोजने के प्रयास करते हैं, आनंदित कैसे हो इसकी तलाश करते हैं। चाहे वह मनुष्य पद के पीछे दौड़ रहा हो, या शक्ति के पीछे दौड़ रहा हो, या ऐश्वर्य के पीछे दौड़ रहा हो, या स्त्रियों के पीछे दौड़ रहा हो, तलाश तो एक ही है, ये मिल जाएगा तो जीवन में जो है सुख आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। जीवन का आयाम है, भारतीय दर्शन में जीवन के 4 आयाम है, यानी जीवन के 4 डायमेंशन है, 4 लग्जरी है। पहला काम है। काम के जितने रूपों हैं, काम के जितने आयाम हैं, इन सारे आयामों से हमें गुजरना पड़ेगा, जीना होगा। और जब हम जीते हैं इसके परिपक्वता में, तो हम अधिक प्रौढ़ होते हैं, अधिक मैच्योर आते हैं। अब दूसरा आयाम आया अर्थ, दूसरा लग्जरी, क्योंकि अर्थ के बिना काम खिल नहीं सकता है। बिना अर्थ के काम का कोई आयाम, डायमेंशन कोई विकसित नहीं हो सकता है। तो दूसरा आयाम जो है अर्थ, वो दूसरा पुरुषार्थ माना है, द सेकेंड लग्जरी। तीसरा आया है धर्म। जिस मनुष्य ने काम को जी लिया, अर्थ को जी लिया, अब तो उसके जीने के लिए कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि काम और अर्थ जब दोनों को जी लिया तो अर्थ के द्वारा जो भी संभव है जीवन में वो सारे उसे मिल गया है। सुंदर से सुंदर स्त्री को चाहता था, वो उसके जीवन में मिल गया है। धन चाहता था, वह भी उसे मिल गया है। पद चाहता था, वह भी मिल गया है। जीवन की सुविधापूर्ण बनाना चाहता था, वह भी मिल गया है। फिर भी जीवन में दुख है, संताप है, पीड़ा है। क्यों है? इंक्वायरी उसके भीतर पैदा होता है पहले बार, और इस इंक्वायरी ही उसके भीतर एक धर्म को जन्म देता है कि जीवन है क्या। और चौथा आयाम विकसित होता है मोक्ष, जहाँ न दुख है न सुख है, जहाँ आनंद है। जब तक दुख आता है और सुख आता है, ये दोनों उत्तेजनाएं हैं। हमारा चेतना जो है ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस में है। जब हमारे चेतना सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस हो जाएगा तो हमारे भीतर दुख भी चला जाएगा और सुख भी चला जाएगा। और जो बचता है अपने निजता में, हम अपने मूल स्रोत पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और जब अपने मूल सूत्र पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हम आनंद स्वरूप ही हैं। हम जानते हैं ये दुख है, ये सुख है, तो दुख भी एक उत्तेजना है और सुख भी एक उत्तेजना है। इन दोनों को जानने के लिए हम विपरीत पृष्ठभूमि पर जान सकते हैं। सापेक्षवाद का जो सिद्धांत है, भूख को जानने के लिए भोजन की पृष्ठभूमि चाहिए, प्रकाश को जानने के लिए अंधेरा का पृष्ठभूमि चाहिए। जब तक विपरीत पृष्ठभूमि नहीं होगा तब तक हम नहीं जान सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र इसी डायमेंशन में, इसी आयाम में काम करता है। मार्क्स का जो सिद्धांत है कि हर एक मनुष्य को समानता का अधिकार मिले, न कोई छोटा है न कोई नीचा है, मानवीय मूल्यों का आधार पर उसको सम्मान मिले। हम बाहरी जगत में तो ये कर भी सकते हैं, लेकिन प्रकृति समतावाद में विश्वास नहीं रखता है। प्रकृति विषमता में विश्वास रखता है, और ये देखने को भी मिलता है। अब कोई आदमी बुद्धिमान है और कोई आदमी मूढ़ है, कोई कुरूप है और कोई सुंदर है, कोई विध्वंसक है और कोई सृजनात्मक है। किसी को आंख दिए हैं, किसी को आंख नहीं दिए हैं, अंधे पैदा किए। हम किस अदालत में जाकर केस करेंगे? कहाँ से समतावाद लाएंगे? कहाँ से उसे बुद्धिमान बनाएंगे? कहाँ से उसे स्वास्थ्य देंगे? कोई आदमी जन्म से अस्वस्थ पैदा होता है बच्चा, ये विषमता प्रकृति में ही मिलता है। और सामुद्रिक विज्ञान जो है इन्हीं लक्षणों के आधार पर, शारीरिक लक्षणों के आधार पर हमारे गुण दोषों को वर्णन करते हैं। सामुद्रिक विज्ञान कहता है कि मनुष्य के लक्षणों के आधार पर उसके गुण और दोषों को वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि हमारे हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, इनका जो बनावट है हर एक मनुष्य के एक दूसरे से भिन्न है। भिन्न ही नहीं है कि यूनिक है। हमारे अंगूठे के निशान ऐसा फिर दूसरा किसी के अंगूठे के निशान नहीं है, और ऐसा दूसरा के अंगूठे के निशान नहीं है फिर भविष्य में भी न कभी होगा और न अतीत में कभी होगा।
इस अर्थ में प्रत्येक मनुष्य अतुलनीय है, अनुपम है और अनोखे है। प्रत्येक मनुष्य एक एक जो यूनिट का निर्माण हुआ है वह अतुलनीय है। और इन आधारों पर सामुद्रिक शास्त्र जो है मनुष्य के व्यक्तित्व का अध्ययन करता है कि इसका भविष्य कैसा होगा। कभी ये विज्ञान अपने शिखर पर था। 20,000 वर्ष से पहले का अगर हम इतिहास देखें तो उस समय 5-6 हजार वर्ष में इतनी गहन ज्ञान का विस्फोट हुआ था अनेकों आयाम में। उतना हिस्ट्री हमारे सामने जो है अभिलिखित नहीं है। लेकिन कभी ये विज्ञान अपने श्रेष्ठतम ऊंचाई पर था जहां हम ग्रह नक्षत्र तारों को स्थित को जमीन पर बैठकर जानते थे। कब कैसा क्षण होगा, कब सूरज निकलेगा, कब सूरज नहीं निकलेगा, बच्चों की स्थिति कैसे होगा, इस काल में कैसे होगा, इस नक्षत्र में बच्चे कैसे पैदा होगा। इन सारी चीज़ को हम जो है सो खोज लिए थे। अब तो हमारे हाथ में वो खंडहर ही मिला है। फिर भी वह भविष्य इन खंडहरों का आधार पर, इन बुनियाद के आधार पर खोजा जा सकता है, देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। और सामुद्रिक शास्त्र मनुष्य के भविष्य के जो गर्भ में छिपा है उसको बताने की कोशिश करता है कि ये बच्चा होगा कैसे। अब जैसे नाक या कान या तीत या पाँव के बनावट या हाथ के बनावट, ये संयोगिक नहीं है। अब नाक बताता है कि हमारा नाक कैसा है। ब्रह्मांड के साथ हमारा नाक कितना का कोण बनाता है, 40 का कि 45 का कि 90 का। अगर ब्रह्मांड के साथ हमारा नाक 90 का कोण बनाता है और नाक पूरा खड़ा है तो ये आदमी राइट होगा। इस आदमी के बातों में जान होगा, ये जो बोलेगा वह करेगा, इसमें एक पुरुषार्थ होगा। एक बार मार्ग चुन लेगा तो उसी को ओर बढ़ता चला जाएगा। अब सामुद्रिक शास्त्र बताता है कि दांतों के आधार पर व्यक्तित्व कैसा होगा। थोड़ा सा हम उदाहरण देते हैं। अगर दांत पीछे की ओर झुका है तो यह आदमी ग्रीडी होगा, लालची होगा। यह आदमी अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ देख ही नहीं सकता है, अंधा होगा। नाम मात्र का आदमी के शरीर में ही है, परम लालची और लोभी होगा। इसके जीवन में और कोई आयाम ही नहीं है। और यह आदमी जीव केंद्रित होगा, इसके जीवन में और कोई डायमेंशन नहीं होगा और कोई आयाम नहीं होगा। अगर नाक आगे को ओर झुका हुआ है, उसका नोक, इसका व्यक्तित्व कैसा होगा। ये आदमी में व्यक्तित्व तो होगा ही नहीं, ये भेड़ होगा। ये हमेशा दूसरे को फॉलो करेगा, ये किसी को अनुगमन करने के लिए पैदा हुआ। इसका अपना कोई चरित्र नहीं होगा, अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होगा। तो व्यक्तित्व का जीवन में कैसा रंग होगा, कैसा फूल खिलेगा, इसका बौद्धिक स्तर क्या होगा, इसका आयु क्या होगा, इसका डायमेंशन जीवन की किस दिशा में होगा, इन सब आयामों को सामुद्रिक शास्त्र लक्षणों के आधार पर बताने के प्रयास करता है। अब बात ये उठता है कि सामुद्रिक शास्त्र कितने विद्वान मानते हैं कि हस्तरेखा का एक विज्ञान है। लेकिन नहीं, बात ऐसा नहीं। सामुद्रिक शास्त्र का एक भाग हस्तरेखा विज्ञान है। ये जो हाथ में रेखाओं को विज्ञान देखते हैं, ये हाथ का ज्योमेट्री है। ये बताता है कि हमारा पास्ट क्या था, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा वर्तमान क्या होगा। अगर भविष्य निश्चित है तो फिर तो मनुष्य कुछ कर नहीं सकता। मनुष्य तो गुलाम हो गया। फिर हमारे हाथ में क्या है। कोई आदमी गरीब होने को पैदा हुआ, गरीब हो गया। कोई बीमार पैदा हुआ है, बीमार हो गया। कोई सुंदर है, कोई कुरूप है। तब तो मनुष्य कुछ कर नहीं सकता। नहीं, एस्ट्रोलॉजी कहता है कि भविष्य एक संभावना है। हमारे ही कर्म के द्वारा ये भविष्य आया है और ये एक संभावना है। ये बदल रहा है प्रतिपल हमारे विचारों से, हमारे वेव्स से। और हम विचार बदलते हैं तो हमारा भविष्य का वो पिलर भी बदलता है। ये जो रेखाएं हैं हमारे हाथों में, ये हमेशा फिक्स नहीं है। हमारा थॉट बदलता है, हमारा रेखाएं बदलता है। तो भविष्य एक संभावना है। अगर हम कुछ नहीं करते हैं, हम जीवन को जरबत जीते हैं, तब तो हम उसका भविष्य है ही। भविष्य एक कुर्सी का है, भविष्य जड़ वस्तु का होता है। वो अभी भी ऐसा है और ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन मनुष्य का अगर भविष्य हो तो मनुष्य जड़ हो गया। भविष्य एक अनफोल्ड होना चाहिए। भविष्य प्रतिपल न्यू डायमेंशन में गति करता हो। ऐसा नहीं है पहले से कोई भविष्य लिखा गया है। जैसे एक वस्तु को हम निर्माण करते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं या मोबाइल बनाते हैं,
तो इस प्रकार से उसके पावर पॉइंट होता है, इस प्रकार का उसका समीकरण का इक्वेशन होता है कि वही ऊर्जा जो कंप्यूटर में दौड़ता है, जो मोबाइल में दौड़ता है, वही ट्रांजिस्टर में दौड़ता है। ऊर्जा तो एक ही है, लेकिन अभिव्यक्ति आकर अलग अलग हो जाता है। कंप्यूटर के द्वारा जब ऊर्जा अभिव्यक्त होता है तो उसका कार्य श्रेणी बहुत भागों में बढ़ जाता है, लेकिन ट्रांजिस्टर के द्वारा जब वो ऊर्जा व्यक्त होता है तो उसका कार्य श्रेणी बहुत भागों में नहीं बढ़कर सीमित दायरा में आ जाता है। तो उसका पावर पॉइंट, वो जो फैक्टर है, वो जो समीकरण है, वह क्या है? वह उसका इकाई बनाता है। ऊर्जा तो सभी में समान रूप से प्रवाह हो रहा है, वह तटस्थ है, उसका अपना कोई विकल्प नहीं है, वह रंगहीन है, लेकिन उसमें हम जो विकल्प डालते हैं उसी विकल्प के साथ वो ऊर्जा डोलने लगता है। जैसे पानी रंगीन है, उसका कोई रंग नहीं होता है, पानी में जो रंग मिला दे पानी उसी के जैसा हो जाता है। क्योंकि पानी में कोई रंग नहीं होता है, इसीलिए पानी किसी भी रंग को आत्मसात कर लेता है। लेकिन पानी पहले से ही अपना रंग लेकर अस्तित्व में हो तो फिर दूसरे रंग के साथ वो नहीं मिल सकता है। इसी तरह ऊर्जा तो तटस्थ है, सभी में तो वही ऊर्जा बह रहा है, लेकिन हमारा जो विचार है जब उस ऊर्जा से दौड़ता है तो वो अपना गुणधर्म बनाता है, अपना प्रत्यय छोड़ता है, अपना रंग छोड़ता है। एक हत्या के विचार करें तो ऊर्जा हत्यारा हो गया, एक संत के विचार करें ऊर्जा संत हो गया, करुणा के विचार करें ऊर्जा करुणा में बदल गया, हिंसा के विचार करें या घृणा के विचार करें ऊर्जा हिंसा और घृणा में बदल गया। तो हमारा चित्त किस वाइब्रेशन में, किन तरंगों में डोलता है, क्योंकि तीसरे शरीर में ऊर्जा तो एक ही है, वह बदलता ही नहीं है, लेकिन तीसरे शरीर से जब हमारा वेव और तरंग संपर्क में आता है तो संघात बदल जाता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द का संघात और प्रत्यय अलग अलग है। जैसे जो कुछ भी बना है परमाणुओं से ही बना है, लेकिन उसका गुण, रूप, आकृति सबका अलग अलग है। उसका हैमरिंग क्या है? जैसे बहुत सारे आभूषण बना है, सोने से ही बना है, लेकिन गुण, रूप, आकृति सबका अलग अलग है। उसका संघात कैसा है, इस पर परिणाम करता है। तो हर एक मनुष्य किस विचार के आसपास अपना जीवन जी रहा है, ये बताता है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन ये बदलाव हो सकता है उसके दूसरा शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, वहाँ ये बदलाव हो सकता है। अगर वो अपना थॉट बदलता है तो उसका भविष्य भी बदल जाता है। तो सामुद्रिक शास्त्र इन आधारों पर यह जानने का प्रयास करता है कि ये इसका लक्षण है, हाथ का, मुंह का, नाक का, कान का, दांत का, आँख का ऐसा बनावट है। और ये एक नहीं हजारों आदमी पर ये देखा गया, तब एक तालिका तैयार किया गया है, एक गुण तैयार किया गया है कि इस प्रकार का अगर कान का बनावट हो, इस प्रकार के नाक के बनावट हो, तब उसका व्यक्तित्व कैसा ढांचा लेता है, तब उसका रूप और आकृति कैसा होता है, तब उसका व्यक्तित्व में कैसा परिमार्जित होता है। ये बहुत सारे लोगों पर देखा गया है और तब उन लक्षणों का आधार पर तय किया गया है अगर ये लक्षण मिलता है तो ये आदमी का भविष्य आगे जाकर ये होगा, ये लक्षण मिलता है तो ये आदमी का भविष्य ऐसा होगा। तो भविष्य जो है सो अनफोल्ड है, खोला जा सकता है, देखा जा सकता है, गर्भ में ही झांका जा सकता है कि भविष्य कैसा होगा। लेकिन भविष्य सर्टेन नहीं है, बदला जा सकता है हमारे हाथ में। जैसे हमारे पास 2 कदम है, मैं कहूँगा एक पाँव ऊपर उठाइए, आप अपना एक पाँव ऊपर उठा दिए, मैं कहूँगा दूसरा उठाइए, नहीं उठा सकते, क्योंकि दूसरा उठाएंगे तो गिर ही जाएंगे। तो एक बेस चाहिए और एक उठा सकते हैं। इसी प्रकार का एस्ट्रोलॉजी है, एक हमेशा अनफोल्ड है, एक फोल्ड है। हमारे हाथ में कुछ करने के लिए हैं, हम जो करते हैं वैसा संभावना है। और पतंजलि योग सूत्र में ये बताया गया है कि हमारा जो कर्म है, हम जो जैसा जीवन जी रहे हैं, जैसा जीवन को स्वर दे रहे हैं, जिन रंगों को बीच डोल रहे हैं, जिन आयामों में हमारा जीवन खिल रहा है, हम पर बहुत सारे वेव का साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसी प्रकार के गुण, स्वर, दोष का हमारे भीतर बर्तन होना शुरू हो जाता है। और जैसा अभी हम जीवन जी रहे हैं, इसी के गर्भ से जो है हमारा भविष्य पैदा होगा, आने वाला जन्म भी पैदा होगा। तो हम अपने आप को जो पाते हैं वर्तमान के गर्भ में, ये हमारा ही कर्मों का श्रृंखला है।
अगर हम अपने कर्म को बदलते हैं तो हमारा जीवन भी बदलेगा। पतंजलि योग सूत्रों में कर्मों को 3 डायमेंशन में, 3 आयाम में बांटा गया है। एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। संचित कर्म यानी जन्म जन्मों के कर्म जो आप कर रहे हैं, आपका स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शसनेस में हुआ पड़ा हुआ है। दूसरा आया है प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म के कुंड से निकल कर आया है, जो इस जीवन में किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी क्षण मुझे भोगना पड़ेगा, वो एसेंशियल है। उसी से हमारा आयु निश्चित होकर आया है। तीसरा क्रियामान कर्म, ये उतना एसेंशियल पार्ट नहीं है, इसका रुख मोड़ा भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, झांका भी जा सकता है, इसको हम बदल सकते हैं। लेकिन प्रारब्ध, चाहे बुद्ध हो या कृष्ण हो, कोई भी हो, उनको भोगना ही पड़ेगा, उसे अनडूइंग नहीं कर सकते। यही कर्म का विज्ञान है। इसी कर्म के विज्ञान का आधार पर हमारा जीवन खड़ा हुआ है, और इसी आधार पर जो है लक्षणों के अध्ययन करके सामुद्रिक शास्त्र मनुष्य के भविष्य को देखना चाहता है, उसे अनफोल्ड करना चाहता है और बताना चाहता है ये मनुष्य का पर्सनैलिटी कैसा होगा, इसका व्यक्तित्व कैसा होगा, इसका जीवन कैसा होगा, सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा, इसके जीवन में कैसे गुणसूत्र पैदा होंगे, पुरुषार्थ होगा कि नहीं होगा। और ये जो हमारे व्यक्तित्व है, हमारा आँख, कान, नाक, ये प्रतिपल बता रहा है, संवाद कर रहा है, इसका व्यक्तित्व का जो पिरामिड है ब्रह्मांड के साथ कैसे संस्वरित हो रहा है, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। फिर अगले स्टेप में हम आगे विषयों की पर चर्चा करें।